Good morning, everyone. I'm Vachaspati, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एल कॉलेज मुजफ्फरपुर। और आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एनिमल डाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले डाइजेशन की बात करते हैं। तो एनिमल किंगडम जो कि हमारा प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है, तो बेसिक लेवल पे अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो उसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे कि लोअर वर्टिब्रेट्स सॉरी लोअर कॉर्डेट्स हैं, आपको उसमें सेलुलर लेवल ऑफ डाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, आपको पॉरीफेरा से आगे बढ़ते हैं, अपर क्लासेज में जाते हैं, तो वहाँ पे जो डाइजेशन है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेशन और भी ज़्यादा बेहतर होता चला जाता है। तो अगर हम बात करें एनिमल डाइजेशन कॉर्डेट्स में, तो कॉर्डेट्स में एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें कि डाइजेशन काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। उसमें मेनली बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। और डाइजेशन की बात, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें हम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनस पे। तो अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें, हायर एनिमल्स की बात करें, तो इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो सबसे पहला हमारा माउथ, जिसमें एक वेल डेवलप मतलब डेंटेशन होता है, वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो फूड होता है वो ग्राइंड होता है। ग्राइंड होने के बाद हमारे माउथ में सलाइवा होता है, उससे मिक्सअप होता है। और मिक्सअप होने के बाद एक काइम फॉर्म होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू, आपको ओइसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। फिर वहाँ कुछ देर के लिए फूड स्टोर्ड होता है। आई थिंक इन अगर हम लोग बात करें ह्यूमन की, तो 4 to 5 आवर्स के लिए उसमें फूड स्टोर होता है। फिर वहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोसेस होने के बाद वो हमारे रेक्टम में जाता है। फिर रेक्टम में वेस्टेज मटेरियल कुछ देर के लिए स्टोर होता है। और फिर जैसे ही हमारा रेक्टम फुल होता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है। और सिग्नल जाने के बाद वो जो हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो हमारे एनस से फिकल मैटर के रूप में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है। लेकिन इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान, जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो एक स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल वर्क करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंजाइम्स। ठीक है। इंजाइम्स जब इस पे वर्क करता है तो वो हमारे जो फूड पार्टिकल शरीर में जाते हैं उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। और हेल्प करने के बाद जब वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आते हैं तो वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मदद से हमारे शरीर में अलग अलग सेल्स तक पहुंचते हैं। और उससे हमारा सेल अपना एनर्जी बनाते हैं और हमारे शरीर में इस तरह से वो सारे प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम देखेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिजाइन है। तो सबसे पहले आता है माउथ। मान ये हमारा माउथ है। माउथ का अगला पार्ट होता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस से फूड आता है फिर हमारे स्टमक में। ये स्टमक ऐसे लोब्ड होता है। ठीक है। स्टमक के बाद यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये एक हाईली क्वाइल्ड रीजन होता है। ये लगभग ये स्मॉल इंटेस्टाइन 6 to 8 मीटर का होता है लेंथ में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है जिसमें सबसे पहले ट्रांसफर सेक्शन होता है। फिर इसको हम असेंडिंग सेक्शन बोलते हैं।
देखिए ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है। अगर हम बात करें तो ये वाला पोर्शन मेरा हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग माउथ। जब हम कोई फूड इंटेक करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे माउथ में क्या होता है कि हमारे टीथ के हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, पहले च्युइंग करते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में इसको तोड़ते हैं। तो जब ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ता है, टूटता है, तो सबसे पहला बात ये होता है कि डाइजेशन हमारे बॉडी में स्टार्ट कहाँ से होता है। तो डाइजेशन हमारे बॉडी में सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे माउथ में। माउथ में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे आपको पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे माउथ का जो सलाइवा होता है, उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी सलेवरी एमाइलेज सलेवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि ये हमारे सलाइवा से सबसे पहले पॉलीसैकेराइड्स पे एक्ट करता है, और पॉलीसैकेराइड्स से जैसे रिएक्ट करता है तो उसको वो छोटे फ्रैगमेंट्स यानी कि डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में उसको ब्रेक करता है। और उसके बाद ये फूड हमारे माउथ में जो डाइजेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉलीसैकेराइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स का ही डाइजेशन हमारे माउथ में होता है। इसके अलावा दूसरा किसी भी एलिमेंट्स का, दूसरा किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स का डाइजेशन हमारे माउथ में नहीं होता है। तो सबसे पहले अब इसके बाद ये फूड जो होता है वो जाता है हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं ओइसोफेगस। क्या बोलते हैं, ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओइसोफेगस। ओइसोफेगस। इस ओइसोफेगस में कोई भी स्पेशलाइज्ड ग्लैंड नहीं होते हैं, या कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होते हैं जो डाइजेशन परफॉर्म करे। ये सिर्फ और सिर्फ एक पाइप का काम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। और ये फूड पाइप सिर्फ और सिर्फ हेल्प करता है हमारे फूड्स को स्टमक तक पहुंचाने में। अब ये जो नेक्स्ट पोर्शन है, अब ये फूड बाउल के फॉर्म में ऐसे सर्कुलेट होते हुए हमारे स्टमक तक आता है। अब स्टमक में आने के बाद ये फूड जो है यहाँ स्टोर्ड होता है 4 to 5 आवर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो फूड पहुँचता है तो हमारे स्टमक में भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये आता है नीचे यहाँ फंडस रीजन में, यहाँ पे ये फूड स्टोर्ड होता है। और हमारे स्टमक में एंजाइम्स होते हैं लाइक पेप्सिनोजेन, जो काफ़ी एक्टिवली प्रोटीन पे वर्क करता है। पेप्सिनोजेन नॉर्मली पेप्सिनोजेन के फॉर्म में पाया जाता है, और पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का। यहाँ पे ये किसी भी तरह से पेप्सिनोजेन जो है वो एक्ट नहीं करता है प्रोटीन पे। तो इसको एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन के फॉर्म में लाने के लिए, पेप्सिनोजेन जब कन्वर्ट होकर पेप्सिन के फॉर्म में आता है, तब उसके बाद वो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे वर्क करता है और उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में सिक्रीट होते हैं, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे हम फूड इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करने के बाद हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, और मेरा ब्रेन जो है वो सिग्नल करता है हमारे स्टमक को, और स्टमक जो है रेगुलर अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करने लगता है। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पेप्सिनोजेन पे वर्क करके इस पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है, इस पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन के फॉर्म में, पेप्सिन के फॉर्म में। अब ये पेप्सिन जो है वो एक्ट करता है हमारे प्रोटीन पे, और उसके बाद हमारा प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में। अब इस 6 से 8 घंटे के सॉरी 4 से 6 घंटे के प्रोसेस के बाद ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद पेप्सिनोजेन, इन सब से मिलके एक सेमी फ्लूइड लिक्विड बनता है। सेमी फ्लूइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग काइम। ये काइम जो है वो यहाँ पे हमारे स्टमक से अगले पार्ट यानी कि इंटेस्टाइन में इंटर करता है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्फिंक्टर लगा होता है इस रीजन में।
जो कि हमारे स्टमक का पाइलोरिक रीजन है। इस पाइलोरिक रीजन में एक स्फिंक्टर लगा होता है, एक मसल लगा होता है, जो कि वल्व लाइक एक्ट करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शनल फ्लो को परमिट करता है। यानी कि फूड जो है सो स्टमक से सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में जा सकता है, ना कि इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में आ पाए। इसके लिए इस वल्व को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर का मेन काम होता है कि हमारे फूड के वन डायरेक्शनल मूवमेंट को हेल्प करे और हमारे इंटेस्टाइन से वापस हमारे स्टमक में फूड को आने से रोकता है। ठीक है, अब वापस यहाँ पे आने के बाद फूड जो है हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। अब इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन परफॉर्म होता है। हमारे अगर शरीर में पूछा जाए कि हमारे शरीर के किस पार्ट में डाइजेशन जो है सो मैक्सिमम परफॉर्म होता है, तो वो हमारा इंटेस्टाइन है। जितने भी मॉलिक्यूल्स फैट हैं या फिर आपको कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन है, इनका कंप्लीट डाइजेशन अगर कहीं होता है, कंप्लीटली तो नहीं हो सकता बट हाँ मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे इंटेस्टाइन रीजन में होता है। अब हम इंटेस्टाइन को थोड़ा यहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा। अब मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है, ये इस तरह से क्वाइल्ड रहता है। हमारे स्टमक के बाद का रीजन हाईली क्वाइल्ड होता है। अब इंटेस्टाइन का भी तीन पार्ट होता है। सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डियोडेनम। इसको हम लोग बोलते हैं डियोडेनम। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है। डियोडेनम के नीचे का पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलियम। और सबसे नीचे का पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं जेजुनम। इसको बोलते हैं जेजुनम। ये डियोडेनम जो है, ये इलियम जो पार्ट है, ये हाईली क्वाइल्ड रीजन होता है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम क्वाइलिंग होगा ये इंटेस्टाइन का, और मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो भी हमारे इसी इलियम रीजन में ही परफॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डाइजेशन कैसे होता है, तो बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस जो है वो हमारा इंटेस्टाइन भी सिक्रीट करता है, और बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस जो है वो हमारा क्या बोलते हैं कि अब यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो मेनली हम जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज और लिवर। तो पैनक्रियाज और लीवर जो होते हैं वो जस्ट यहीं पे इंटेस्टाइन के पास होते हैं, और लीवर जो है वो हमारा लीवर जूस रिलीज करता है जिसमें मेनली बाइल साल्ट और बाइल जूस होते हैं। यहाँ के जो मेन ग्लैंड है उसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज और लीवर। पैनक्रियाज जो है वो मिक्सचर ऑफ जूस सिक्रीट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। और हमारा लीवर जो है वो मेनली रिलीज करता है बाइल जूस। ये बाइल जूस में मेन कॉम्पोजिशन होता है, इस वाले पोर्शन को हम इधर इरेज कर देते हैं। ये बाइल जूस जो मेनली होता है इसमें बाइल लिक्विड और बाइल साल्ट होता है। ये हमारे फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। फैट का देखिए, फैट का हमारे बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। अब ये बाइल साल्ट और बाइल जूस जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में जो हमारे गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स जाते हैं उनको इमल्सिफाई करके और हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करवाता है। और ये पैनक्रियाटिक जूस जो है इसमें बहुत तरह के इंजाइम्स होते हैं जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जिसको हम लोग प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं, जैसे आपको ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये सारे एंजाइम जो हैं वो पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है हमारा फूड यहाँ पे
डाइजेस्ट होता है। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है, तो डाइजेशन के बाद अगला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का। जैसे कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट के बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, लाइक आपको एमिनो एसिड्स हैं बहुत सारे, उसके बाद आपको हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हुआ। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है हमारे शरीर में, और ये एब्जॉर्ब होने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से टारगेटेड सेल तक पहुंचाए जाते हैं बॉडी में। तो सबसे पहले अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे डाइजेशन की, तो डाइजेशन भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, कि हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो रहा था। उसी तरह से एब्जॉर्प्शन भी है, वो भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले बहुत सारे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन माउथ में होता है, उसके बाद फूड जब हमारे स्टमक में आता है तो वहाँ पे जैसे कि बहुत सारे अल्कोहलिक सब्सटेंस हैं उनका, या फिर आप यूँ कहें कि कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ग्लूकोज, इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारे स्टमक में होता है। स्टमक में एब्जॉर्प्शन के बाद जो रेस्ट ऑफ द फूड हमारे इंटेस्टाइन में आते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम डाइजेशन परफॉर्म किया जाता है वैसे ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी हमारे इंटेस्टाइन में ही परफॉर्म होता है। यहाँ पे इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विली, जिसको हम लोग बोलते हैं विली, विली। ये विली जो है ये मेनली एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इंटेस्टाइन का एक सेक्शन काट के देखें ऐसे, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे इंटेस्टाइन में। ये ग्रूव बना होता है इसमें, इन ग्रूव्स में ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। ये इंटेस्टाइन का अगर हम लेयर का कट कर रहे हैं, इन ग्रूव्स में ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और ये जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो इस विली में एब्जॉर्ब होने के बाद उस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद वो ब्लड कैपिलरीज जाते हैं हमारे आर्टरी या आर्टरीज में। अब वो आर्टरीज उन न्यूट्रिएंट्स को हमारे टारगेटेड सेल तक, हमारे बॉडी के डिफरेंट क्या बोलते हैं पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, और इस तरह से जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो हमारे शरीर में जाता है, और हमारे सेल में जाने के बाद फिर वहाँ पे उसका मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद एटीपी फॉर्मेशन होता है, और एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में वो एटीपी स्टोर होता है। और फिर जब हमको हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरी होती है, तब ज़रूरत के समय फिर वो एटीपी ब्रेकडाउन होता है और हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं जो रेस्ट मटेरियल है जो मैक्सिमम इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद अगला पार्ट जो हमारे बॉडी का है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे के सारे फूड जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। अब ये गए लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन जब ये यहाँ पे फिनिश होता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब जैसे फूड लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन परफॉर्म नहीं होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का मेन पार्ट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये नीचे वाला पार्ट से इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन, और ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डिसेंड, ये भी ट्रांसवर्स कोलोन है, और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में अब यहाँ पे फूड का जो भी वाटर है वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई होके हमारे रेक्टम तक आता है, और रेक्टम में आने के बाद वो जब तक रेक्टम हमारा फुल नहीं हो जाए वहाँ पे वो फिकल मेटर के रूप में स्टोर होता चला जाता है। और जैसे ये रेक्टम फुल होता है, फुल होने के बाद हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है,
और सिग्नल जाने के बाद वो ब्रेन जो है हमको अर्ज टू एक्सक्रीट, वो फील आता है कि हम मेरे बॉडी में जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल स्टोर हो गया फिकल के फॉर्म में, उसको हम एक्सक्रीट करें, और उसके बाद फिर एनएस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरह से एक हम आउटलाइन आपको बताएं कि डाइजेशन कैसे परफॉर्म होता है ह्यूमन के केस में, और जो भी हमारे हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके केस में। दैट्स इट फॉर ऑल। थैंक यू। हो गया मैम।